Hello everyone, welcome to my channel. This is Priya Bhargav. Today we are going to do Unit 2 Assessment Complexities. This is Unit 2 of Block 1 MPCE 022 Group B Assessment in Counseling and Guidance. फ्रेंड्स, इस यूनिट में हम पढ़ने जा रहे हैं कि असेसमेंट कॉम्प्लेक्सिटीज़ का मतलब क्या होता है, असेसमेंट करने से पहले हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, क्या क्या इशू आ सकते हैं असेसमेंट करते टाइम और क्या क्या एरर्स होते हैं इसमें। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, एक अच्छा असेसमेंट क्या माना जाता है, किसको हम अच्छा असेसमेंट मानते हैं। एक अच्छा असेसमेंट का मतलब होता है कि उसका सोल्यूशन ऐसा मिले जो अपने क्लाइंट की प्रॉब्लम को सॉल्व कर दे। और पुअर असेसमेंट वो है जिससे हमें काउंसलिंग हम ठीक से नहीं कर पाएंगे, हमारी काउंसलिंग में इंटरफेरेंस होगा पुअर असेसमेंट से और ये क्लाइंट पर भी बहुत बुरा असर डालेगा। सो अगर हम देखें, यहाँ पे आपने रेड टिक देखा है, यानी कि ये प्रीवियस एग्जाम्स में आ चुका है और आगे भी आ सकता है। दिस टॉपिक इज़ इम्पॉर्टेंट। सो इसमें इन्होंने बताया कि जो असेसमेंट का कॉम्प्लेक्सिटी का मीनिंग क्या है। असेसमेंट हम क्यों करते हैं? असेसमेंट एक्चुअली हम करते हैं ये पता लगाने के लिए कि हमारे क्लाइंट की प्रॉब्लम्स कितनी है, किस हद तक उसमें प्रॉब्लम है और किस तरह का मोटिवेशन लेवल है हमारे क्लाइंट में, कितना डिप्रेस्ड है, कितनी उसकी मेंटल एबिलिटीज़ हैं और कितना वो इंटरेस्टेड है अपनी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन ढूंढने के लिए। सो जो असेसमेंट की एक्यूरेसी होती है वो काउंसलिंग की सक्सेस को डिसाइड करती है। सो नाउ कमिंग टू द टॉपिक अगेन, दिस टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। इश्यूज़ इन असेसमेंट। असेसमेंट के टाइम पे क्या क्या इश्यूज़ आते हैं? फर्स्ट थिंग, टाइम एंड एफर्ट। जो काउंसलर है उसको बहुत सीरियसली सारे एडमिनिस्ट्रेटिव टेस्ट को देखना होगा, कौन कौन से टेस्ट अवेलेबल हैं, और उसको अपना टाइम भी देना होगा और एफर्ट भी देना होगा हर एक टेस्ट को समझने के लिए कि किस तरह का हमें टेस्ट लगाना है क्लाइंट के ऊपर, क्योंकि उसके जो रिजल्ट्स आएंगे वो ही हमारे क्लाइंट की काउंसलिंग की सक्सेस को डिसाइड करेंगे। तो कॉन्शियसली डिसाइड करना बहुत ज़रूरी है काउंसलर का कि कौन से पर्टिकुलर टेस्ट हमें लगाने होंगे और जो सबसे बेस्ट टेस्ट होगा वही हम लगाएंगे डिपेंडिंग अपॉन कॉस्ट एंड बेनिफिट को देखते हुए और उसका इफ़ेक्टिवनेस हमारे क्लाइंट के ऊपर देखते हुए। जो काउंसलर है उसको आइडिया होना चाहिए किस तरह का साइकोलॉजिकल टेस्ट है, उसकी रिलायबिलिटी कितनी है, उसकी वैलिडिटी कितनी है और कितना पूरा मैनुअल पढ़ने के लिए हमें टाइम देना होगा। जब इसमें टाइम एंड एफर्ट की बात कर रहे हैं तो ये काउंसलर के पार्ट की बात कर रहे हैं, तो काउंसलर को कितना टाइम देना होगा उसकी मैनुअल को पढ़ने के लिए कि किस तरह की मैनुअल है, किस तरह के उसके नॉर्म्स हैं, किसके ऊपर अप्लाई की जा सकती है, किसके ऊपर अप्लाई नहीं की जा सकती है। जैसे इन्होंने एक एग्जांपल दिया है, हाई स्कूल स्टूडेंट, अगर जो टेस्ट है वो हाई स्कूल स्टूडेंट के ऊपर एप्लीकेबल है तभी हम उसको लगा सकते हैं उस स्टूडेंट पे, वरना नहीं लगा सकते। दूसरा जो इशू आता है असेसमेंट में वो आता है यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी। अगर टेक्नोलॉजी की बात करें तो यहाँ कंप्यूटर की एंट्री होती है। कंप्यूटर के से भी बहुत सारे टेस्ट किए जाते हैं, लेकिन उन टेस्ट की रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी कितनी है उनके स्कोर्स की वो हम इंश्योर नहीं कर सकते। मेटाराजो ने 2000 में बताया था जो कंप्यूटराइज्ड असेसमेंट होता है वो सफिशिएंटली वैलिड नहीं होते और ये भी डर होता है कि कहीं उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी लीक ना हो जाए क्लाइंट की। थर्ड इशू की बात करें तो थर्ड इशू है मिसयूज़ और ओवर यूज़ ऑफ द टेस्ट। मिसयूज़ का मतलब होता है कि क्लाइंट को कोई इशू है लेकिन हम उसको टेस्ट कोई और लगा रहे हैं उसके ऊपर, तो वो मिसयूज़ हो गया और उसको ठीक से यूज़ नहीं किया जा रहा। वो जहाँ पे वैलिड है टेस्ट वो वहाँ पे हमने यूज़ नहीं किया और जहाँ वैलिड नहीं है वहाँ हम यूज़ कर रहे हैं, तो ये मिसयूज़ कहलाया जाएगा। ओवर यूज़ की बात की जाए तो ओवर यूज़ का मतलब होता है कि सबके ऊपर एक ही चीज़ लगाते जाना, उसको बोलते हैं ओवर यूज़ करना। सो हमें केयरफुली चूज़ करना होगा क्लाइंट को असेस करने के लिए कौन सा टेस्ट लगाना है। और ओवर यूज़ अगर हम टेस्ट को करते हैं तो उसके बहुत ज़्यादा असर हो सकता है निगेटिव वे में। सो जब नेसेसरी हो तभी ही हमें साइकोलॉजिकल टेस्ट लगाना चाहिए एज अ असेसमेंट प्रोसेस। मतलब असेसमेंट में बहुत सारे टेस्ट होते हैं, तो कोई टेस्ट आप क्यों लगाएंगे और किस लिए लगाना है वो आपको पता होना चाहिए और डिफरेंट इश्यूज जो इन्वॉल्व होते हैं काउंसलिंग में उसको देखते हुए हमें ये यूज़ करना होगा।
ये बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं टेस्ट, लेकिन गलत इन्फॉर्मेशन भी दे देंगे अगर आपने सही अप्रोप्रिएट टेस्ट क्लाइंट के ऊपर नहीं लगाया। तो काउंसलर को डिसाइड करना होगा किस तरह का टेस्ट लगाना है और किस तरह का प्रोसीजर हमें फॉलो करना है, और क्या वो टेस्ट एप्लीकेबल भी है या नहीं है। जब आप टेस्ट ले रहे होते हैं तो आपको केयर करनी पड़ेगी कहीं वो क्लाइंट के ऊपर आप कोई लेबलिंग नहीं, सपोज कोई रिजल्ट आया और अपने कोई नेगेटिव रिजल्ट आया, लो स्कोर आया क्लाइंट के, सो आप उसको एक लेबल नहीं लगा सकते कि MR है या ये है। हम उसको बहुत रेस्पेक्ट से डील करना होगा हमें इस सिचुएशन को, क्योंकि उसके ऊपर नेगेटिव असर नहीं पड़ना चाहिए क्लाइंट के ऊपर। फोर्थ पॉइंट देखें तो इन्होंने इनडायरेक्टनेस ऑफ मेजरमेंट की बात की है कि जो साइकोलॉजिकल असेसमेंट होता है, जो टेस्ट होते हैं वो बहुत इनडायरेक्ट होते हैं। हमें डायरेक्ट कोई कंक्लूजन निकाल के 100% एक्यूरेसी से कोई भी टेस्ट नहीं बोल सकता कि किसी में क्या फ्लॉज हैं। इंटेलिजेंस टेस्ट की बात करें तो भी इंटेलिजेंस टेस्ट में भी जब हम असेस करते हैं किसी के बिहेवियर को, तो वो इंटेलिजेंट एक्ट से हम उसके बारे में सब कुछ नहीं जान सकते। तो कोई भी टेस्ट हमें 100% रिजल्ट नहीं देगा और ना ही एक्यूरेटली किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में डायरेक्ट करेगा, हमें सिर्फ एक अंदाज़ा मिलेगा टेस्ट से। इनकम्प्लीटनेस ऑफ मेजरमेंट, ये है फिफ्थ पॉइंट जो इश्यूज़ में आ रहा है, इश्यूज़ ऑफ असेसमेंट। इनकम्प्लीट इसीलिए है क्योंकि कोई भी टेस्ट एक पर्टिकुलर पर्सनैलिटी का डायमेंशन को मेज़र करता है, वो पूरी की पूरी पर्सनैलिटी मेज़र करके नहीं देता। तो हमें हर एक करेक्टरिस्टिक और ट्रेट के लिए अलग अलग टेस्ट लगाने पड़ेंगे सो दैट सबको कंबाइन करके हमें एक होल पिक्चर मिल सके किसी भी क्लाइंट के बारे में। तो जितना भी बिहेवियर जो भी हम टेस्ट करते हैं उसमें हमें ये देखना होगा कौन कौन से ट्रेट की हमें प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है, उसके बेसिस पे फिर हमें और टेस्ट लगाने होंगे सो दैट हमें एक कंबाइंड पिक्चर मिल सके किसी की पर्सनालिटी के ऊपर। सेफ्टी ऑफ टेस्ट मटेरियल की बात करें तो जो मटेरियल जिससे आप टेस्टिंग कर रहे हैं वो चाहे वो पेपर पेन टेस्ट हो या कंप्यूटर बेस्ड हो, ये हमेशा लॉक्ड एरिया में रखना चाहिए, क्योंकि अगर ये क्लाइंट के हाथ पड़ गया टेस्ट से पहले तो वो ऑलरेडी उसको वो डिसाइड कर सकता है उसको आंसर क्या देना है, तो वो जो जितनी एक्यूरेसी है टेस्ट की वो चली जाएगी। दूसरा, उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी पे भी असर हो सकता है। सपोज क्लाइंट ने नहीं लिया लेकिन कोई और चोरी करके ले गया उसका रिजल्ट, तो क्या होगा, हमें ये उसकी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन लीक हो जाएगी। तो उससे बचने के लिए बहुत ज़रूरी है कि ये जो मटेरियल्स हैं ये लॉक्ड रूम में रखना चाहिए और टेस्ट से पहले किसी के हाथ नहीं पड़ना चाहिए। जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं काउंसलिंग के जो हम यूज़ करते हैं सेल्फ असेसमेंट वगैरह के लिए, ये स्ट्रिक्ट स्टैंडर्ड ऑफ सिक्योरिटी में नहीं रखे जाते। तो ये भी एक डर है क्योंकि कई बार टेस्ट देने के बाद क्लाइंट बहुत ज़्यादा यूज टू हो जाता है। तो बहुत ज़रूरी है कि जो इसके है ना कई वर्जन्स आते रहते हैं सारे टेस्ट के, जो डेवलपर हैं वो नए नए वर्जन्स इसीलिए निकालते हैं क्योंकि वो थोड़ा सा सेपरेट हो जाता है और क्लाइंट ने अगर पहले भी टेस्ट दिया है तो स्टिल वो एक्यूरेसी से हमें रिजल्ट बता सकता है। तो सिक्योरिटी जो होती है वो टेस्ट डेवलपर की भी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है other than the counselor. Now next topic is prerequisites for assessment. क्या क्या असेसमेंट से पहले हमें क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है, कोई भी असेसमेंट करने से पहले हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है असेसमेंट से पहले। सो दिस इज़ अगेन इम्पॉर्टेंट, इसमें रेड मार्क है टिक का, यानी कि ये पहले एग्जाम में आ चुका है और आगे भी आएगा, ये मेरे पेपर में भी आया था। फर्स्ट है नीड फॉर असेसमेंट। वाई डू वी वॉन्ट टू टेक असेसमेंट टेस्ट, हमें क्यों चाहिए, क्या ज़रूरत है क्लाइंट के ऊपर, हम टेस्ट क्यों लगाना चाहते हैं, हम क्या पता लगाना चाहते हैं क्लाइंट के बारे में, किन क्वेश्चंस के आंसर हम असेसमेंट में से ढूंढना चाहते हैं, हमारा गोल क्या होगा क्लाइंट से के ऊपर असेस करने के बाद, हमें असेसमेंट से क्या इन्फॉर्मेशन मिलेगी, क्या कंट्रीब्यूशन होगा, क्या एक्सप्लेनेशन मिलेगा हमें क्लाइंट के बिहेवियर के बारे में, वो सब हमें पहले से पता होना चाहिए। तभी हम कोई टेस्ट के बारे में सोच सकते हैं कि हमें कौन सा टेस्ट करना है क्लाइंट के ऊपर। केयर हमेशा लेनी चाहिए कि हमें पर्पसफुल मैनर से हम उस टेस्ट को लगाएं क्लाइंट के ऊपर, और हमें क्लियर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि उस टेस्ट को हम मेज़र कैसे करेंगे, हमारा पर्पस क्या है, और हम असेसमेंट की स्ट्रैटेजीज़ को कैसे फॉलो करेंगे ये समझने के लिए कि क्लाइंट का कैरेक्टर, स्किल, नॉलेज या पर्सनैलिटी ट्रेट कैसा है। सो ये सारा आइडिया हमें पहले से होना चाहिए और कौन से असेसमेंट टूल्स उसके लिए अवेलेबल हैं। अगेन जो काउंसलर है वो पहले कोशिश करता है क्लाइंट से अपने आप को इंट्रोड्यूस कराने की, मतलब दोनों के बीच में रैपोर्ट बिठाने की कोशिश करता है। जब एक बार क्लाइंट को ट्रस्ट हो जाता है कि ये जो काउंसलर हैं वो मुझ पर ट्रस्ट करते हैं एंड आई कैन ट्रस्ट काउंसलर, देन क्लाइंट विल बी ओपन एंड विल बी जेन्यून वाइल अंडरटेकिंग द टेस्ट। तो
जब ये टेस्ट वेस्ट होंगे तो वो बहुत जेन्यून रहेगा। सो इसीलिए सबसे पहले रिपोर्ट बनाना बहुत ज़रूरी है, और फिर जो इन्फॉर्मेशन हमें मिलेगी उससे हम प्रॉपर काउंसलिंग डिसाइड कर सकते हैं कैसे करेंगे। सो दूसरा जो प्री रिक्विसाइट है असेसमेंट, यानी असेसमेंट से पहले जो हमें पता होना चाहिए वो अप्रोप्रिएटनेस ऑफ द टेस्ट। क्या जो टेस्ट हम लगाने वाले हैं क्लाइंट के ऊपर, क्या वो उसके लिए अप्रोप्रिएट है भी, उसकी एज, जेंडर और सोशल कल्चर स्टेटस के बेसिस पे, या हम छोटे बच्चे पे बड़े वालों का टेस्ट लगा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो असेसमेंट टूल यूजुअली जो डेवलप होते हैं वो स्पेसिफिक ग्रुप के लिए होते हैं और वो सारे ग्रुप के लिए वैलिड नहीं होते। तो हमें अप्रोप्रिएट इंडिविजुअल के ऊपर ही एक पर्टिकुलर टेस्ट लगाना चाहिए, और उसके भी अलग अलग वर्जन्स आते हैं। सो डिफरेंट वर्जन्स जो होते हैं, डिफरेंट वर्जन में ये होता है कि जो आइटम्स होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं, वो दोनों में अलग अलग टाइप के होते हैं। तो उन्हें हम पैरेलल फॉर्म्स या फिर ऑल्टरनेट फॉर्म्स के नाम से भी जानते हैं। कुछ फॉर्म्स ऐसे डिज़ाइन होते हैं जो सेम चीज़, सेम कैरेक्टर को मेजर करते हैं लेकिन डिफरेंट आइटम को कंटेन करते हैं। सो ये टेस्ट जो होते हैं ये हम लगा सकते हैं पेशेंट के ऊपर, बार बार लगा सकते हैं, क्योंकि वो ऑल्टरनेट फॉर्म्स है तो क्वेश्चंस अलग होंगे लेकिन वो कैरेक्टरिस्टिक सेम मेजर करेंगे। क्योंकि अगर हमने सेम ही टेस्ट लगाते गए तो वो तो याद हो जाएगा ना क्लाइंट को कि भाई पहले क्या पूछा था, अच्छा ये था, पिछली बार मैंने ये आंसर दिया था, इस बार मैं ये वाला आंसर दे देता हूँ, या फिर ये वाला सही आंसर है मैं यही दूंगा। तो ये ना हो, इसीलिए ऑल्टरनेट फॉर्म्स एंड पैरेलल फॉर्म्स बहुत सही होते हैं। रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी ऑफ द टेस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिफोर असेसमेंट। रिलायबिलिटी का मतलब होता है कि आप जो टेस्ट है वो आप जितनी बार भी उस क्लाइंट के ऊपर अप्लाई करेंगे वो हमेशा सेम ही रिजल्ट देगा, सही रिजल्ट देगा। वैलिडिटी का मतलब होता है क्या वो जिस पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक के लिए आप वो टेस्ट लगा रहे हैं वो ही कैरेक्टरिस्टिक मेज़र करता है या नहीं करता है। तो दोनों ही होना बहुत ज़रूरी है टेस्ट का। और ये जो टूल्स होते हैं ये डिपेंडेबल होने चाहिए और कंसिस्टेंट इन्फॉर्मेशन देने वाले होने चाहिए। जो ये कॉम्प्लेक्सिटीज़ जो होती है असेसमेंट की उसको रिड्यूस कर देते हैं। अगर ये एक्यूरेट रिजल्ट देते हैं तो हम लोग जो कंफ्यूज होते हैं कि हमें कौन सा किस तरह की काउंसलिंग करना है, तो असेसमेंट टेस्ट से हम बहुत क्लियर हो जाता है हमें कि इस प्रॉब्लम में हम क्या कौन सी काउंसलिंग कर सकते हैं। तो इसीलिए टेस्ट का रिलायबल एंड वैलिड होना बहुत ज़रूरी है। कॉन्सेंट ऑफ द टेस्ट टेकर, असेसमेंट से पहले आपको जिसका टेस्ट ले रहे हैं उसका यानी क्लाइंट का कॉन्सेंट लेना बहुत ज़रूरी है। ये एथिकल पॉइंट्स का एक पॉइंट है जिसमें प्रायर जब भी हम ये फिजिकल साइकोलॉजिकल टेस्ट करते हैं तो इनका प्रायर कंफर्म करना बहुत ज़रूरी है, इनसे कॉन्सेंट लेना बहुत ज़रूरी है। इनको टेस्ट के बारे में हमें बताना होगा कि टेस्ट क्या है, हम काउंसलिंग क्यों कर रहे हैं, काउंसलिंग का पर्पस क्या है, क्लाइंट की क्या ज़रूरत है और उसको क्यों ये टेस्ट देना ज़रूरी है, काउंसलिंग में क्या क्या होता है, काउंसलर का क्या रोल है, क्लाइंट का क्या रोल है, पूरा प्रोसेस क्या होगा, लिमिटेशंस क्या है काउंसलिंग की, उसके एडवांटेजेस क्या हैं, सेशन हमारा कितनी देर का होगा, कितने दिनों तक चलेगा, किस तरह से साइकोलॉजिकल टेस्ट किए जाते हैं और कैसे हम ख़त्म करेंगे पूरी काउंसलिंग को, वो सारा एक्सप्लेन करना बहुत ज़रूरी है क्लाइंट को इससे पहले कि वो टेस्ट दे। और फिर उससे इन्फॉर्म्ड कॉन्सेंट लेना बहुत ज़रूरी है। इन्फॉर्म्ड कॉन्सेंट मतलब वी कैन टेक देयर सिग्नेचर बिफोर टेकिंग देयर टेस्ट। नेक्स्ट प्री रिक्विसाइट जो होता है असेसमेंट का वो है कॉन्फिडेंशियलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी मतलब उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो कहीं लीक नहीं होनी चाहिए। ये इससे पहले वाले में भी था कॉन्फिडेंशियलिटी के बारे में, तो ये ऐसी चीज़ है जो पहले से हमें इंश्योर करनी होगी। तो जो रिजल्ट है वो हाईली पर्सनल होते हैं, इसीलिए ये ऐसे हैं जो किसी के हाथ नहीं लगने चाहिए। तो हमें इंश्योर करना होगा कि वो जो असेसमेंट डाटा है वो कॉन्फिडेंशियल रहे और हम एश्योर करें क्लाइंट को कि उसकी इन्फॉर्मेशन कहीं जाएगी नहीं। सो इससे ये ट्रस्ट डेवलप होता है क्लाइंट का हमारे ऊपर। और ट्रस्ट डेवलप करने से पहले हमें रैपोर्ट बनानी होगी क्लाइंट के साथ, अप्रोप्रिएट सेटिंग और बाउंड्रीज सेट करनी होंगी, रोल्स एक्सप्लेन करने होंगे, लिमिटेशन रेस्पॉन्सिबिलिटीज सेट करनी होगी। जो असेसमेंट रिजल्ट्स होते हैं वो हम तभी शेयर करना चाहिए हमें जब कुछ बहुत ज़्यादा सीरियस इश्यूज़ हों। जैसे कि हम उन लोगों को कम्युनिकेट कर सकते हैं जो उसके गार्जियन है। अगर क्लाइंट होश में नहीं है, उसको कुछ ऐसा डिसऑर्डर है जो वो एक सेंसिबल डिसीजन नहीं ले सकता, तो हम उसके गार्जियंस को बता सकते हैं या उसके केयर टेकर को बता सकते हैं रिजल्ट। कल्चरल बैकग्राउंड को कंसीडर करते हुए हमें ये बताना चाहिए क्लाइंट को। और दूसरा हमें कॉन्फिडेंशियलिटी, जब हमें ये लगे कि उसकी लाइफ को थ्रेट है या कुछ लीगल या कोर्ट रिक्वायरमेंट है या लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ का चक्कर है, तब हम जाके इसको डिस्क्लोज कर सकते हैं रिजल्ट को। नाउ लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर,
एरर्स इन असेसमेंट, जब हम असेसमेंट करते हैं तो क्या क्या गलतियां हो जाती हैं, जो क्योंकि काउंसलिंग एक बिहेवियरल साइंस है, मतलब हमें कोई दवाई नहीं देनी होती, हमें सिर्फ उनको समझाना होता है, हम बिहेवियर चेंज पे काम करते हैं, तो ये बिहेवियरल साइंस है और ये इन्वॉल्व करती है बहुत सारे ऐसे फैक्टर होते हैं जो अनकंट्रोल्ड होते हैं, जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते। तो असेसमेंट के टाइम पे बहुत सारी गलतियां हो सकती हैं, जो किन किन कारणों से गलतियां हो सकती है, एरर आ सकते हैं हमारे असेसमेंट में, वो इन्होंने बताया है। फर्स्ट है एनवायरमेंटल फैक्टर। एनवायरमेंटल फैक्टर मतलब आप जो क्लाइंट को कहाँ बिठा के टेस्ट करा रहे हैं, फिजिकल सेटिंग्स कैसी है, एक्स्ट्रानियस फैक्टर्स की बात कर रहे हैं। सो अगर एनवायरमेंटल फैक्टर ठीक नहीं है तो रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी पे क्वेश्चन उठना शुरू हो जाएंगे। जैसे कि रूम का टेम्परेचर, मान लीजिए बहुत गर्मी है और आपने उसको बिना पंखे के रूम में बिठाया हुआ है, तो वो तो पसीना ही पोंछता रह जाएगा, परेशानी हो जाएगा, वो कैसे टेस्ट करेगा, उसका मन ही नहीं लगेगा टेस्ट करने में। सेम इज़ विद नॉइज़, नॉइज़ में भी शोर आ रहा है एंड आपका इतना भी कंसंट्रेशन नहीं बन रहा कि यू कैन रीड वन सिंगल लाइन, तो यू कैन नॉट परफॉर्म एनीथिंग। पुअर लाइटनिंग, अंधेरा है तो कैसे पढ़ेगा, इनएक्यूरेट टाइमिंग है तो भी नहीं करेगा, आपने 3 बजे जगा के बोला 3 AM पे चलो ये टेस्ट कर दो, तो दैट्स फनी। सो अगर आपके इक्विपमेंट भी डैमेज्ड हैं तो भी वो टेस्ट नहीं कर पाएगा। तो बहुत सारी ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से वो नहीं कर पाएगा। अगेन फिजिकल सेटिंग की बात करें तो ये इनको बहुत नॉर्मल एंड कंफर्टेबल होना बहुत ज़रूरी है ऐसी सेटिंग्स का। सिटिंग अरेंजमेंट कैसा है, लाइटनिंग कैसी है, क्या वो कंफर्टेबल फील कर रहा है, वेंटिलेशन है वहाँ की नहीं है, आपने उसको रिलैक्स्ड फील कराया है, ऐसा तो नहीं कि आप बहुत अकड़ के बात कर रहे हो या डरा रहे हो उसको, सो वो टेस्ट नहीं कर पाएगा। सो आपको बहुत वेलकमिंग होना होगा, इनवाइटिंग होना होगा, उसके जितने भी इनहिबिशंस है उसको कम करना होगा और हेल्प करना होगा उसको कि वो इजीली रिलैक्स्ड माइंड से टेस्ट दे सके और किसी भी तरह की डिस्टर्बेंस ना हो उसको। सेकंड जो एरर हो सकता है वो हो सकता है कॉम्पिटेंस ऑफ द काउंसलर, यानी कि अगर आप क्या कॉम्पिटेटिव हैं, टेस्ट लेने के लायक हैं, आपको क्या गुड अंडरस्टैंडिंग है उस साइकोलॉजिकल असेसमेंट की या नहीं है, क्या आपको इक्विपमेंट यूज़ करना आता है, उस टेक्निक को यूज़ करना आता है, क्या आपने प्रॉपर इसके बारे में स्टडी करी है, पूरा प्रोसीजर आपने देखा है, प्रॉपर पिक्चर है आपको काउंसलिंग सिचुएशन की कि क्या है, आपको पता है कि डायग्नोसिस क्या हुआ है क्लाइंट का और क्या उस टेस्ट से आपने सही से डायग्नोस किया है, इंटरप्रेट किए हैं उसके रिजल्ट ठीक से या नहीं किए हैं, आपकी नॉलेज कितनी है उस पर्टिकुलर फील्ड में, इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बारे में नॉलेज है, ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में है, काउंसलिंग थ्योरीज पता है आपको, असेसमेंट प्रिंसिपल्स पता है, प्रोसीजर्स पता है, एथिकल रेस्पॉन्सिबिलिटी पता है, क्या आपको ह्यूमन राइट्स और मल्टीकल्चरल इशू के बारे में पता है, थ्योरीज ऑफ पर्सनैलिटी पता है। आपको जब ये सारी चीज़ें पता होंगी तभी आप कॉम्पिटेंट माने जाएंगे। सो आपको इन सब चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। जो काउंसलर है उसको हमेशा ये रिक्वायर्ड स्किल्स और कॉम्पिटेंसेस होना बहुत ज़रूरी है। कॉम्पिटेंसेस के अलावा रैपोर्ट सेट करना भी आना चाहिए क्लाइंट के साथ। सो जब ये सारी चीज़ें होंगी तो क्लाइंट ऑटोमेटिकली आप पे कॉन्फिडेंस दिखाएगा, ट्रस्ट करेगा और वो अपने कॉन्सेंट्स, अपनी प्रॉब्लम्स को एक्सप्रेस करेगा ईजीली। और काउंसलर की जब साउंड नॉलेज होगी एथिक्स के बारे में काउंसलिंग के, तभी वो इंश्योर कर पाएगा क्लाइंट की सेफ्टी को और एक जेन्युइनली उसके इंटरेस्ट और वेलफेयर के बारे में सोच पाएगा। नेक्स्ट जो एरर हो सकता है वो क्लाइंट के सब्जेक्टिव स्टेट के ऊपर हो सकता है। सब्जेक्टिव स्टेट का मतलब है क्लाइंट का टेम्परेरी साइकोलॉजिकल या फिर फिजिकल स्टेट, मतलब उस वक्त जब वो टेस्ट देना आया है या असेसमेंट के लिए आया है उस टाइम वो कोई मेंटली डिस्टर्ब तो नहीं है, एंग्जाइटी तो नहीं हो रही उसको, और फिजिकल स्टेट यानी कि कोई फटीग, थका हुआ तो नहीं है, बीमार तो नहीं है, या उसका मोटिवेशन लेवल कैसा है, क्या पता घर से कुछ लड़ाई झगड़ा करके आया हो या लड़ाई झगड़ा किसी ने उसके साथ कर दिया हो, या वो बीमारी हो या फिर उसको कुछ और वजह से फटीग हो रहा हो। तो ये वाली चीज़ें हमें देखना पड़ेगा। तो मूड अगर क्लाइंट का ठीक नहीं है तो वो इस सिचुएशन में इन्फ्लुएंस करेगा टेस्ट के रिजल्ट को। उसके माइंड, उसका इमोशन कैसा है, उसका मोटिवेशनल लेवल कैसा है। तो क्लाइंट जो होता है जब भी काउंसलर के पास आता है तो काउंसलर को बहुत उसके इनहिबिशंस, उसकी एक्सपेक्टेशंस, इन सब पे थोड़ा काउंसलर को ध्यान देना होगा। उसके डर क्या है, उसकी लिमिटेशंस क्या हैं, वो क्या मन में डाल के आया है जब काउंसलिंग के लिए आया है। जब क्लाइंट काउंसलर के पास आता है, ये जो 2 पैराग्राफ मैं आपको बताने जा रही हूँ इसके ऊपर
पूरे बड़े बड़े टॉपिक्स हैं आगे के चैप्टर्स में, तो ये मैं शॉर्ट में ही ख़त्म करूँगी, ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रही हूँ। इसमें उन्होंने बताया कि जब क्लाइंट आता है तो वो किस रीज़न से आपके पास आया है, क्या वो आपसे ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप कोई जादू कर दोगे एकदम से और उसकी प्रॉब्लम सारी सुलझ जाएंगी, या वो इस बिलीफ के साथ आया है कि भाई मेरी लाइफ में कुछ हो ही नहीं सकता और ये क्या करेगा, वो आपको एज अ फालतू का लेके चल रहा है आपको, या उसके जो बिलीव्स हैं वो कुछ और तरीके के हैं, वो कुछ और समझ के आया है आपके पास। सो आपको उसके ये सारे डाउट्स क्लियर करने होंगे। दूसरा होता है जो काउंसलर जो क्लाइंट के साथ आप देखेंगे सब्जेक्टिव स्टेट के ऊपर, वो ये कि वो किस माइंडसेट से आ रहा है आपके पास। क्या वो पॉजिटिव माइंडसेट से आया, अगर वो सेल्फ रिफर्ड है, मतलब खुद अपनी मर्जी से आया है, तो वो ज़रूर पॉजिटिव माइंडसेट से आया है और वो वाकई कुछ चेंज लाना चाहता है। और कुछ ऐसे होते हैं जो रेजिस्टेंट होते हैं, मतलब उनको धक्के मार के भेजा गया है, किसी ने भेजा है कि जाओ भाई काउंसलिंग कराओ, कुछ भी हो सकता है, वो वेलफेयर सेंटर्स भी हो सकते हैं, कोर्ट भी हो सकता है, कोई ऑर्गेनाइजेशन भी होता है। तो ये अपनी इच्छा से नहीं आते, इन्हें ज़बरदस्ती धक्के मार के भेजा जाता है, तो ये रेजिस्टेंट क्लाइंट होते हैं। इनको हमसे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होती, ये हमें कोऑपरेट भी नहीं करते, तो हमें इनको बहुत अच्छे से मैनिपुलेट करना आना चाहिए। नेक्स्ट है एथनिक, लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल डिफरेंसेस। अगेन रेड टिक, मतलब ये एग्जाम में आ चुका है। इससे पहले क्लाइंट सब्जेक्टिव स्टेट भी एग्जाम में आ चुका है, रेड टिक लगा हुआ है, बी श्योर ऑफ इट। एंड कॉम्पिटेंस ऑफ द काउंसलर, इस पे भी टिक लगा है, ये भी आ चुका है। और ये पूरा एरर्स इन असेसमेंट, ये पूरा टॉपिक भी आ चुका है। सो मेक श्योर दैट यू मार्क इट इम्पॉर्टेंट एंड डू रीड इट बिफोर गोइंग टू द एग्जाम। एथनिक एंड लिंग्विस्टिक कल्चरल डिफरेंसेस के बारे में बात करें तो क्लाइंट के तरह तरह के बैकग्राउंड से वो लोग आते हैं, उनकी लैंग्वेज में फ़र्क हो सकता है, उनके एथनिक बिलीव्स में फ़र्क हो सकता है, कल्चरल डिफरेंसेस हो सकते हैं। सो आपको उनके ये सेंटिमेंट्स हर्ट नहीं करने हैं, आपको इनके सेंटिमेंट्स को समझना है, इनके बिलीफ सिस्टम को समझना है, इनके कल्चरल बैकग्राउंड को समझना है, और इन चीज़ों को समझने के बाद ही आप इनको आगे असेसमेंट के लिए जा सकते हैं। तो रैपोर्ट बनाना बहुत ज़रूरी है इनके साथ, और ट्राई नॉट टू हर्ट देयर सेंटिमेंट्स एट एनी कॉस्ट, नहीं तो वो नेगेटिवली अफेक्ट करेगा उनके टेस्ट के रिजल्ट भी। जब हम उन्हें बताते हैं तो उनके बैकग्राउंड को कंसीडर करते हुए बहुत प्यार मोहब्बत से उनको समझाना पड़ेगा। नेक्स्ट जो एरर हो सकता है वो एडमिनिस्ट्रेशन, स्कोरिंग एंड इंटरप्रिटेशन में हो सकता है। ये तब हो सकता है जब साइकोलॉजिकल टेस्ट है वो स्टैंडर्डाइज्ड वे में नहीं लिया गया है, मतलब या तो ये है कि हमने टेस्ट ही गलत अप्लाई किया है, या ये हो सकता है कि हमने टेस्ट तो सही अप्लाई किया है लेकिन हम उसको इंटरप्रेट नहीं कर पा रहे हैं, हम उसकी स्कोरिंग ढंग से नहीं कर पा रहे, या हमने उसको एडमिनिस्टर ही सही से नहीं किया। एडमिनिस्टर मतलब हमने उसको जब करने के लिए दिया है क्लाइंट को, तो ना हमने उसको टाइम लिमिट के बारे में बताया, ना हमने उसको सामान दिए टेस्ट करने के लिए। तो जब आपने उसको सारी चीज़ें प्रोवाइड नहीं कराई तो वो ऑब्वियसली टाइम भी निकल जाएगा और सारी चीज़ें गड़बड़ हो जाएंगी। तो बिफोर टाइम आपको एडमिनिस्ट्रेशन से पहले सारे इक्विपमेंट्स तैयार करके रखने पड़ेंगे, उसको टेस्ट करके चेक करना होगा कि वो सही रिजल्ट दे रहा है कि नहीं दे रहा है। एंड व्हेन यू आर श्योर देन यू हैव टू एडमिनिस्टर इट। एडमिनिस्ट्रेशन दो तरीके से हो सकता है, इंडिविजुअल टेस्ट होते हैं और ग्रुप टेस्ट होते हैं। इंडिविजुअल टेस्ट वो होते हैं जो 1-to-1 होता है और आपकी सुपरविजन में होगा और आप देखते रहेंगे। ग्रुप टेस्ट जो होता है वो बहुत सारे लोगों के बीच में होता है, बहुत सारे लोग होते हैं वहाँ जिनको आप एक साथ सबको प्रोवाइड कर सकते हैं, बुकलेट इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं सबको साथ में, इंश्योर कर सकते हैं कि वो समझ गए इंस्ट्रक्शंस, मॉनिटर कर सकते हैं और उनके टेस्ट बुकलेट्स को कलेक्ट कर सकते हैं एंड आंसर शीट्स को दोबारा अपने पास रख सकते हैं एंड उसका कंक्लूजन जो भी आएगा उस सेशन का वो उन्हें बता सकते हैं। तो इसके लिए ट्रेंड काउंसलर होना बहुत ज़रूरी है जिसको एडमिनिस्ट्रेशन, स्कोरिंग की नॉलेज हो और इंटरप्रिटेशन भी आना चाहिए। जो काउंसलर है उसको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि प्रोजेक्टिव टाइप के जो टेस्ट होते हैं, इंक ब्लॉट वगैरह, वो हम आगे फर्स्ट ईयर में हम पढ़ चुके हैं, ये सेकेंड ईयर का सिलेबस है। सो आप देखेंगे कि अगर जिनको नॉलेज नहीं है तो प्रोजेक्टिव टेस्ट का भी पता नहीं क्या तो कंक्लूजन निकाल देंगे, क्योंकि इसका कोई बुक में दिया नहीं होता कि क्या इससे क्या आता है, बेसिक आइडिया होता है। बाकी काउंसलर अपने एक्सपीरियंस से ही बता सकता है कि क्या एक्चुअली प्रोजेक्टिव टेस्ट हमें बताने की कोशिश कर रहा है। सो इसके लिए आप जो टेस्ट काउंसलर हैं उनको स्किल्स, एबिलिटीज़ और ट्रेट्स, इंटरेस्ट, वैल्यूज़, ये सब निकालना आना चाहिए क्लाइंट का, और बहुत रीज़नेबल होना चाहिए। जो इन्फेरेंस आप लगाएंगे, बताएंगे कि भाई इसको ये हुआ है, उसका वो रीज़नेबल होना चाहिए और ऐसे ही बेमतलब की स्टीरियोटिपिकल थॉट प्रोसेस से नहीं होना चाहिए कि भाई हाँ इस कैटेगरी के लोग तो ऐसे ही होते हैं और इसीलिए मैं इसका रिजल्ट यही लिखूंगी, तो ये नहीं होना चाहिए। सो आपको बहुत ज़्यादा रैशनल होके रिजल्ट देना होगा। इनवैलिड होने से आपका पुअर डिसीजन मेकिंग होगी और वो कंक्लूजन गलत मिलेगा तो
काउंसलिंग गलत होगी। नेक्स्ट जो एरर होता है वो फॉलिबिलिटी ऑफ द टेस्ट स्कोर होता है, यानी कि कोई भी जो टेस्ट होते हैं वो 100% ट्रू नहीं होते, कभी कभी वो गलत रिजल्ट भी दे देते हैं। जैसे अगर हम कोई ट्रेनिंग दे रहे हैं किसी ग्रुप को, ट्रेनिंग गाइडेंस और डेवलपमेंट का कोई प्रोग्राम चल रहा है, हमने ट्रेनिंग देने के बाद उनका फिर हमने टेस्ट लिया और हमने प्रिडिक्ट किया कि ये बंदा ट्रेनिंग इसने टेस्ट बड़ा अच्छा किया, तो हम प्रिडिक्ट क्या करेंगे, हाँ ये इस फील्ड में बहुत अच्छा है। लेकिन एक्चुअली जब वो उस फील्ड में जाएगा तो उसको वो वैसा परफॉर्म नहीं करेगा जैसा हमने प्रिडिक्ट किया था। तो कभी कभी टेस्ट के रिजल्ट जो आते हैं वो प्रिडिक्ट नहीं कर पाते कि आगे जाके वो बंदा परफॉर्मेंस कैसी देगा फ्यूचर में और कभी कभी होता है कि उसका टेस्ट रिजल्ट तो ख़राब आता है लेकिन वो एक्चुअल रियल लाइफ में बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, सो बहुत अच्छा वर्कर निकलता है। तो ये सिलेक्शन एरर होता है, इसको बोलते हैं सिलेक्शन एरर, जिसमें गलत सिलेक्शन हो जाता है। सो फ्रेंड्स, ये अप्रोप्रिएट प्रोफेशनल असेसमेंट टूल्स यूज़ करना बहुत ज़रूरी है, जो हमें एक इंडिविजुअल के बारे में इफ़ेक्टिव डिसीजन लेने में हेल्प करता है और बचाता है हमें कि हम रैंडम कोई डिसीजन ले लें। तो एक ही टेस्ट कभी यूज़ नहीं करना चाहिए, हमें टेस्ट बहुत सारे यूज़ करने चाहिए किसी भी कंक्लूजन में पहुंचने के लिए। और जब हम बहुत सारे टेस्ट करते हैं, असेसमेंट टेस्ट बहुत सारे टेस्टिंग करते हैं एक क्लाइंट के ऊपर, तो जो होल पिक्चर बनती है उसकी पर्सनालिटी की, तो उसको बोलते हैं होल पर्सन अप्रोच। तो होल पर्सन अप्रोच को जब आप फॉलो करते हैं तो हम ऑलमोस्ट एक्यूरेसी से ये बता सकते हैं कि वो पर्टिकुलर पर्सनालिटी किस टाइप की है। तो दिस वाज यूनिट 2 ऑफ ब्लॉक 1 MPCE 022 ग्रुप बी। Friends, I hope you like the video and do not forget to subscribe my channel. Do share my videos with your friends and whoever is studying through IGNOU and psychology, and do like and comment below the video. Thanks for watching. Take care. Bye bye.